हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आज ये आपका मैं स्टार्ट करने वाली हूँ चैप्टर 7, जो कि आपका क्लास 7th का है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग उसको हाँ देख लेते हैं। देखिए इसमें पिछले पिछले 10 सालों में कितने राज्य बने। ठीक है, अब वो राज्य के अलग अलग क्षेत्र हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और हर एक स्टेट के आपके खास किस्म के भोजन क्या कौन से हैं, वस्त्र कैसे हैं, काव्य कैसे हैं, उनका नृत्य संगीत और चित्रकला कैसा है। तो ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी भाषाएं लोग बोलते हैं, और जगन्नाथपुरी का मतलब उद्भव कैसे हुआ। हाँ, तो ये सब हम लोग इन सब संस्कृति और परंपरा के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में, और ये है आपका चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आपका बहुत सारा मतलब इंस्टीट्यूट वाले पूछते हैं, तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो जो सामान्य तरीका है, ठीक है, लोगों से बात करने का, सामान जो बोली जाने वाली भाषा है, ठीक, उन्हें परिभाषित करना है। ठीक है, तो हम किसी किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं। ठीक है, हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं, लेकिन आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल या उड़िया भाषा बोलता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वो तमिल और उड़िया भाषा बोलता है, और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इस स्टेट में रहता है और यह भाषा बोलता है। अब उसके प्रत्येक क्षेत्र में कुछ खास किस्म के भोजन होते होंगे, वस्त्र होते होंगे, काव्य, नृत्य, संगीत, हाँ, और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका। और फिर ये जो आपका जो भी आपका संस्कृति है, ये आपका ये भी युगांतर होता है। तो हम लोग ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है मैं उसे हाईलाइट करूँगी। हाँ, आप उसे बाद में उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्या पढ़ने वाले हैं कि वे देखिए जो हमारा संस्कृति है, ठीक है, क्षेत्रीय संस्कृति है, वो समय के साथ साथ बदलती रहती है। ठीक है, और जटिल प्रक्रिया में विकसित हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, ये देखिए। तो ये है, लेकिन इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उप महाद्वीप के अन्य भागों के जो विचार है, उनका आदान प्रदान एक दूसरे को संपन्न बनाया है। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि कुछ परंपराएं जो विशेष क्षेत्र में की अपनी है, विशेष क्षेत्र की अपनी है, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान व्यतीत होती है। ठीक है, देखिए इसका मतलब है कि बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो कि समझ में आती है कि सब सब सेम सेम भाषा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत परिवर्तन सब में होता है। ठीक है, और उनका रीति रिवाज, परंपरा, क्षेत्र, ये सब अलग होता है। ठीक है, तो आपका ये चीज़ है। अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले चेर और मलयालम भाषा का विकास। ठीक है, चेर और मलयालम मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ, ये चीज़ यहाँ पे हम लोग पढ़। तो हम ये है कि आइए, हाँ, हम भाषा और क्षेत्र के बीच में अंतर संबंध के एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, महोदय महोदयपुरम के चेर राज्य में प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। देखिए ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका केरला है, ठीक है, ये कब कब स्थापित हुआ? 9वीं शताब्दी में आपका केरला स्थापित हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ आदत। अब इसके बाद क्या है कि देखिए संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाने वाली भाषा है। शासकों ने मलयालम भाषा एक एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। ठीक है, अपने अभिलेखों में किया है। और इस भाषा का उपयोग जो है उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के लिए सबसे पहले उदाहरण में से एक है। ठीक है, तो सबसे पहले उदाहरण में से एक है आपकी केरल की मलयालम भाषा। पहले से ये आपका जो उनकी संस्कृति है वो मतलब आपका स्टार्ट हुआ है, और केरल का मंदिर, हाँ, रंगमंच, और अभी इस युग तक आपका चल रहा है। संस्कृति के महाकाव्य पर आधारित है। ठीक है, ये जो आपका संस्कृत है ये महाकाव्य पर आधारित था। और मलयालम भाषा की पहली साहित्य कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। ये हो गया आपका। अब देखिए ये है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम भी है। ठीक है, ये हो गया आपका लीला तिलकम, जो जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक है, और इसे बोलते हैं मणि प्रवालम का अर्थ क्या होता है? हीरा और मूंगा। ये दोनों भाषाएं हैं जो कि आपका संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जगन्नाथ जगन्नाथी संप्रदाय। ठीक है, जगन्नाथ का जो संप्रदाय है वो कैसे कैसे चला। देखिए इसमें बहुत सारे आपकी संस्कृतियाँ, धार्मिक परंपरा विकसित हुई थी।
ठीक है। लेकिन इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? आपका पुरी। उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय है, जो कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। और आज तक का, हाँ, आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई गई है। और यह तात्पर्य निकलता है कि अगर एक स्थानीय, मतलब इसका मतलब ये होता है कि इससे ये पता चलता है कि जो जगन्नाथ जी थे वो एक स्थानीय आपके भगवान थे, ठीक है, और वो विष्णु का रूप आगे चल के ले लिए थे। अब देखिए, गंग वंश में एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनाने का निश्चय किया था। कौन कौन आपका जगन्नाथपुरी में मंदिर बनाया था? राजा अनंत वर्मन ने पुरी में अपने पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि 1230 में, हाँ, उन्होंने राजा पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित किया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतियुक्त घोषित कर लिया था। तो आपका ये हो जाता है। अब देखिए, हम लोग इस मंदिर के बारे में पढ़ते हैं कि जो जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त हो गया। सामाजिक और राजनीतिक मामलों में, मामलों में यह इसकी सत्ता बढ़ती गई है, इसकी सत्ता बढ़ती गई। और उड़ीसा को जीता मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। और उड़ीसा को, हाँ, उन्होंने अपना बना लिया। कौन? मुगल, मराठे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और सब ने इस मंदिर का नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया, ठीक है। लेकिन अब हम यह महसूस करते हैं कि मंदिर पर, हाँ, नियंत्रण प्राप्त करने के लिए स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं कैसे होती हैं, ठीक है। राजपुताना किसे कहते हैं? राजपुताना किसे कहते हैं? 19वीं सदी में, हाँ, शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहाँ का अधिकांश राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ब्रिटिश के लोग जो थे, जहाँ जहाँ का हिस्सा अधिकांश राजस्थान में स्थित है, वे राजपुताना कहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रमुख रूप से राजपूत वही थे जो कि उत्तरी या मध्यवर्ती भारत के अन्य क्षेत्रों में अपने अपने आप को राजपूत कहते थे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से है ना, ये कहा करते थे जो जो मध्यवर्ती भारत में अन्य क्षेत्रों में अपने लोग वहाँ पे रहते थे। लेकिन अक्सर यह माना जाता था कि राजपूतों के ने राजस्थान की एक विशिष्ट संस्कृति प्राप्त कर ली है, ठीक है। और राजस्थान का अधिकांश भाग विभिन्न परिवार के राजपूत राजाओं का शासन रहा है। पृथ्वीराज एक ऐसा शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीर के आदर्शों में अपने हृदय में संजोए रखे थे, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए, मगर उनकी पीठ, सब चीज़ किए थे मगर उनकी पीठ, जैसे वो, हाँ, युद्ध कर रहे थे, उनकी मृत्यु का वरण हुआ था, लेकिन उनकी पीठ नहीं दिखाई पड़ी। उनकी पीठ उनकी कभी दिखाई नहीं पड़ी। और ये कात और गीत ऐसे सूरवीर की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और यह आशा की जाती है कि वे अन्य जन को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से देखे पढ़ने वाले हैं क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानियाँ। अब ये देखिए, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बहुत आता है। देखिए, कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। देखिए, यहाँ पे आई सीधे, बहुत पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कथक शब्द कथा शब्द से, हाँ, निकला है। इसका इसका प्रयोग संस्कृति और अन्य भाषाओं की कहानियों से किया गया है, ठीक है। जो कथक है वो मूल रूप से, ठीक, उत्तर भारत के मंदिरों और कहानी सुनने वाले की एक जाति थी। और आपका यहाँ पे अब आता है नृत्य शैली का रूप धारण करने लगी। और अब ये आपका नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। और देखिए, राधा कृष्ण के पौराणिक अध्याय, पौराणिक, हाँ, आख्यान, ये देखिए, राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियां लोक नृत्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। उन्हें रास लीला कहा जाता था, ठीक है। और ये आपका कहा था, आपका जो रास लीला था, ये आपका कथक कथाकर के रूप में हाव भाव से जुड़े होते थे। अब देखिए, कथक, अब यहाँ से देख लेते हैं। कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है। और इसे वर्तमान में अभी लक्षण अर्जित किए गए और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में इसका विकसित हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है। अब देखिए, यहाँ से आपको पढ़ना है घरानों घरानों में फूला फला राजस्थान जयपुर के जो राज दरबार लोग थे, उन्होंने लखनऊ में, ठीक है, वो अपना अवध के अंतिम अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में एक प्रमुख कला रूप में उभरा, ठीक है। 1850 और 1875 के
दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दोनों क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हाँ, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश और भी आसपास के जो इलाके के जो पक्के हैं तौर पे, हाँ, उनमें संस्थापित हो गया। उनमें संस्थापित हो गया और उत्तम वेशभूषा और कहानियों के रूप में प्रस्तुतिकरण और अभिनय पर जोर देने लगे, ठीक है, और वहाँ पे ये जोर दिया जाने लगा। ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि यह जीवित, अब यहाँ से देखिए हम लोग ये चीज़ पढ़ लेते हैं, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो इसमें आपका ये चीज़ आपका देखिए, आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ से कुछ मत है। देखिए भरतनाट्यम कहाँ का है, हाँ, तमिलनाडु। कथकली कहाँ का है, उड़ीसा, अरे सॉरी केरल। हाँ, उड़ीसी कहाँ का है, उड़ीसा। कुचिपुड़ी भाषा आंध्र प्रदेश और मणिपुरी भाषा मणिपुर का है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्र की परंपरा। अब ये हम लोग कहाँ से पढ़ लेते हैं, देखिए यह वह लघु चित्र की परंपरा है जहाँ छोटे आकार के चित्र होते थे, हाँ, जहाँ आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था, ठीक है। ये जो छोटे छोटे पुराने जो परंपरा थे, ये ऐसे ऐसे लघु चित्र थे जहाँ छोटे आकार के जो चित्र होते थे, ठीक है, उन्हें आमतौर पर किस पे प्रयोग करते थे, जल रंगों और कागज पे उस पे चित्रित करते थे, मतलब उससे ड्रॉ करते थे, ठीक है। ये हो गया आपका। और प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्र और लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। ये कहाँ कहाँ ड्रॉ होते थे, लघु चित्र तालपत्र और वुडन बोर्ड, मतलब इसको कहते हैं तख्तियां पर चित्रित किए जाते थे, ठीक है। ये बहुत ही सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत के में होते थे और जैन ग्रंथों को सचित्र के रूप में प्रयोग किए जाते थे। अब देखिए यहाँ पर है कि जो मुगल बादशाह अकबर थे, जहांगीर और शाहजहां के अत्यंत कुशल चित्रकारों पर वो बहुत ही प्रसन्न हुए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक है। और उसके बाद क्या होता हुआ कि पांडुलिपि आया, ठीक है। पांडुलिपि क्या है कि ये पांडुलिपि आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी। पांडुलिपि कैसे होती थी, चटक, हाँ, रंगों की, और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई, शिकार के दृश्य, सामाजिक और जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे, ठीक है। और गिने चुने लोग, बादशाह और उनका घनिष्ठ जनों द्वारा देखे जाते थे। अब ये है मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल को छोड़ के अन्य अन्य क्षेत्रीय राज में चले गए, ठीक है। जब मुगल का पतन हुआ, ठीक है, तो वहां से अनेक चित्रकार जो थे वो दरबार छोड़ के अन्य क्षेत्रीय राज्यों में अपना मतलब पहुंच गए, चले गए, वहां पे छोड़ दिए, ठीक है। और इसलिए क्योंकि उनके साथ साथ थे मेवाड़, जोधपुरी, बूंदी, कोटा और किशनगढ़। यहाँ से देखिए ना, उनके उनके साथ साथ थे मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़। हाँ, अन्य केंद्रों में पौराणिक कथाओं और काव्य के विषय में का चित्रण बनने लगा। ये देखिए आपके सामने एक, हाँ हाँ, चित्र है, देखिए यहाँ भी है, ठीक है, जो बनता था लघु चित्र। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये एक लाइन है, इंपॉर्टेंट है, देखिए बसोहली बसोहली शैली क्या थी, ठीक है, बसोहली शैली क्या थी। तो इसको हम लोग, हाँ, पढ़ लेते हैं कि आध, आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका था। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली का विकास हुआ, जिसे बसोहली कहा जाता है, ठीक है, भावपूर्ण का विकास हुआ, जिसे बसोहली कहते हैं। और 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिमार स्वरूप मुगल कलाकार जो है वो मैदानी इलाकों में आ गए। ये देखिए यहाँ से मैदानी इलाकों में आ गए। अब यहाँ पे देखिए आपका थोड़ा सा यहाँ पे बीच में है कि देखिए 18वीं सदी के मध्य तक एक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित की थी। कौन, कांगड़ों के। और ये आपका ठंडे नीले रंग और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषय का काव्यात्मक रूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। तो आपका ये चीज इंपॉर्टेंट है। और देखिए स्त्री पुरुष वहाँ के क्या करते हैं, स्त्री पुरुष भी वहाँ के बर्तन, दीवार, कपड़ों और फर्श पे अपनी कलाकृतियां जो थी वो ड्रॉ करते थे, बनाते थे। और इसके साथ साथ, हाँ, लघु चित्र राजमहल में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जो कि सदियों तक सुरक्षित रहते थे, ठीक है, बहुत पुराने जमाने तक इसको सुरक्षित रखते थे। अब देखिए बंगाल में क्या है कि एक क्षेत्रीय भाषा का विकास कैसे हुआ। बंगाल में लोग हमेशा
हाँ, बंगला ही बोलते हैं। हाँ, और आज बंगाली बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है, जो कि बहुत पहले प्रारंभिक ईसा पूर्व में, ठीक है, और ईसा पूर्व से इसे स्टार्ट हुई, और मध्य भाग तक आपका इसका अध्ययन लोग करते थे। हम्म, ये देखिए यहाँ से, हाँ, अध्ययन आप लोग करते थे, ये आपका इम्पोर्टेंट है। और लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। बंगाल के लोग जो भाषा संस्कृत से आपका स्टार्ट हुआ था उसको नहीं बोलते थे। और तो फिर आपका नई नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? आपका नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। देखिए, अब है यहाँ पे आपका ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी में बंगाल और मगध, हाँ, दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित करने लगे। कहाँ? चाइना में, ठीक है। चीन यात्री वेवेन सांग ने पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधी भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब आपका आता है 14वीं से लेके 16वीं शताब्दी के बीच में बंगाल कैसे चला। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि बंगाल सुल्तानों का शासन था, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। लेकिन 1586 में अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया था, और उसे सूबा माने जाने लगा था, उसे सूबा बोलते थे। ठीक है, अब आपका ये देखिए जो फारसी भाषा था, देखिए यहाँ से है ना, तो फारसी था, हाँ, बंगाल की एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो गया वहाँ पे फारसी भाषा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि वहाँ में आने जाने वाले उपभाषा वो बोलियाँ वहाँ पे जो है वो बंगाली समूह और एक सामान्य संस्कृति भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। हुँ, और जो गैर संस्कृत शब्दों का जो एक विशाल शब्द भंडार था, वहाँ पे भाषाओं फ़ारसी और आपका यूरोपीय भाषा के साथ-साथ अन्य स्रोतों से भी उसे प्राप्त किया गया है। ठीक है? अन्य स्रोतों से भी उसे प्राप्त हुआ है, उसे आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा मानते हैं। अब बंगाल के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बाँटा गया है। ठीक है? 2 श्रेणी में कौन-कौन सा बाँटा गया है? एक श्रेणी है आपका संस्कृत, और आपका सेकंड है उससे स्वतंत्र है। ठीक है? अब आपका ये है हो गया। अब आपका जो पहले श्रेणी में जो संस्कृत महाकाव्य है, उसका अनुवाद हुआ है मंगल काव्य से। मंगल काव्य, ठीक है। और भक्ति साहित्य जो है वो गौड़ी वैष्णव आंदोलन ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और आपका इसमें से कुछ कोई क्वेश्चन पूछता है नहीं। अब आपका देखिए, और वहाँ पे क्या था कि ऐसी बहुत सारी पांडुलिपि भी वहाँ पे मिली है। हाँ, और यहाँ से देख लीजिए कि ये खास तौर पे पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थे, जहाँ जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव जो है अपेक्षाकृत कम था। अब देखिए जो पीर और जो मंदिर का उद्भव हुआ वो कैसे हुआ। ठीक है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। 16वीं शताब्दी में ये चालू हुआ था। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कम से कम कम उपजाऊ वाले जो क्षेत्र हैं वो उसको छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास करना उन लोग स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, प्रवासी वहाँ के उन लोग बन चुके थे, और ज्यों ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए वो जंगल को साफ करके भूमि भूमि में धान खेती करने लगे। ठीक है, और स्थानीय मछुआ और स्थानीय खेती करने वाले जो लोग थे, वे अक्सर जनजाति कहलाने लगे। क्या कहने लगे? जनजाति कहने लगे। और बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, और बंगाल पर भी वे अपना राज्य करने लगे। और पूर्वी पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भागों में जो स्थित है ढाका, ठीक है, उनको अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, ये हो गया आपका। और अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि कभी कभी ऐसे ऐसे समझते हैं कि वहाँ की जो अलौकिक शक्ति थी वो स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा जाता था। ठीक है, वहाँ पे देखिए कभी कभी ऐसे लोग समझते थे कि इन इन नेताओं के पास जो अलौकिक शक्तियाँ हैं इसमें पीर कहते थे। अब देखिए ये जीवात्मा क्या होता है। ठीक है, देखिए अन्य धार्मिक महानुभाव साहसी उपनिवेशी जो आपके भगवान हैं, उनके जो सैनिक हैं, वो योद्धा विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवी देवताओं को वो शामिल करते थे। ठीक है, तो उन्हें जीवात्मा कहते थे, उन्हें जीवात्मा कहा जाता था। ठीक है, और इसमें आपका इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, ये आपके सामने है, आप इसे हाँ पढ़ सकते हैं, और यहाँ से उतना क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि ब्राह्मणों का जो सम्मान हुआ था वो कैसे हुआ था। ये देखिए, ब्राह्मणों को मान्यता कैसे मिली। उनके उनकी प्रतिमाओं में मंदिर में स्थापित की जाने लगी, वहाँ पे पूजा स्टार्ट होने लगा, और मंदिर। ठीक है, इन मंदिरों की शक्ल आकृति जो है बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की एक दो छतें वाली या चौचाला 4 छतों वाली होती थी। ठीक है, 4 छतों वाली वो होती थी। और बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ, बंगाल की जो शैली का प्रादुर्भाव हुआ, जो जो ऊपर से तिर्यक रेखा और एक बिंदु की हाँ और के तरह थी। ठीक है, यहाँ से देखिए
ये हो गया। और मंदिर आम तौर पे एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाते थे, और उसके भीतरी भाग में वो जो सजावट थी वो लोग वो नहीं करते थे। लेकिन अनेक अनेक हाँ, मंदिरों का जो बाहर का चित्रकारी था वो बहुत अच्छे से वो लोग मिट्टियों से करते थे। हम्म, ये आपका हो गया। अब देखिए वहाँ के मछली भोजन के रूप में लोग कैसे खाते थे। ये देखिए मछली भोजन के रूप में देखिए एक नदी मैदान जहाँ मछली और धान की उपज बहुत थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन दोनों हाँ वस्तुओं के लिए गरीब बंगालियों का भोजन बन गया, स्थान प्राप्त कर लिया। ठीक है, मछली पकड़ना जो था वहाँ का वो प्रमुख धंधा था, और बंगाली साहित्य में हाँ उनका जो फिश है उनका स्थान पर उल्लेख मिलता है। ठीक है, वहाँ पे वो उसी का धंधा करते थे। ठीक है, इसीलिए उसका उल्लेख जो है इसमें मिलता है। और बौद्ध विहार के दीवारों पर जो मिट्टी की जो पट्टियाँ लगी है उसमें हाँ, मछलियों को साफ करते हुए और जो आपका बास्केट है हाँ, उसमें भर के लेके जाते हुए दर्शाया गया है। और आपका ब्राह्मणों को सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं मिलती थी। ठीक है, मतलब ये जो भोजन था ये हाँ, ब्राह्मण लोग को खाने की अनुमति नहीं मिलती थी, क्योंकि वो जो ब्राह्मण थे उनके उनका जो धर्म था वो बंगाली समाज के लिए इस तरह हाँ निषेध उसको मिल गया था। तो आपका आज ये चैप्टर हम फिनिश करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।